एफईएम इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जो हमने पास्ट में जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है या एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस है, इन सब से हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं और स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके हम उसका शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट वगैरह सब निकालते हैं और उससे हम जो है ये उसको डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट लगती है वो क्या क्या लगती है, जैसे कंक्रीट की डिज़ाइन हो तो निखिल, कंक्रीट की डिज़ाइन करना है तो क्या क्या चीज़ें लगेगी? हेलो निखिल, उसमें फोर्सेस एंड मोमेंट चाहिए सर। फोर्सेस और मोमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट की डिज़ाइन के लिए सर। अगर मटेरियल हमको डिज़ाइन करना है, जैसे M25 कंक्रीट डिज़ाइन करना, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। M20 अगर कंक्रीट है और Fe 415 स्टील है तो ये मटेरियल है, तो मटेरियल भी डिज़ाइन होता है। हाँ सर। और जब हम एक स्ट्रक्चर पे एक फोर्स लगाते हैं, अगर एक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है और हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये कैंटिलीवर बीम भी डिज़ाइन होगा। हाँ सर। इसकी डिज़ाइन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे पास में क्या है, मटेरियल दोनों तरह के, कंक्रीट और स्टील दोनों की प्रॉपर्टी नोन होना चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर आने वाला फोर्स P वो पता होना चाहिए और इसकी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी B और D, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए हमें, तो हम एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें और होती है। वो चीज़ें क्या होती है, जब हम इन M25 कंक्रीट मटेरियल को जब निकालते हैं तो यहाँ पर एक कर्व बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसको बोलते हैं अपन, और एक कर्व इसका रहता है स्टील का। निखिल, ये बताओ ये वाला कर्व किसका है? सर स्टील का रहता है नीचे वाला और ये लेफ्ट साइड ऊपर जाता। नहीं, ये जो कर्व है ये स्टील का है या कंक्रीट का है? ये कर्व किसका है? ये है स्टील का। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये है M20 कंक्रीट का, ये तो मतलब वो वाला स्टील का, ये लेफ्ट वाला का। और ये है Fe 415, ये स्टील का ऐसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेट FCU, यहाँ पर FY और यहाँ पर अल्टीमेट FSU स्टील की है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं हमारे पास में। मटेरियल की प्रॉपर्टी में हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो उसकी स्ट्रेन पता होना चाहिए, दूसरा उसका स्ट्रेस पता होना चाहिए। तो कंक्रीट का फेल्यूर कैसे निकालते हैं हम? कंक्रीट का फेल्यूर निखिल, कंक्रीट फेल कैसे होता है? अगर जैसे मान लो कि अपनी प्रॉपर्टी है और ये एक कंक्रीट का क्यूब है, तो इस क्यूब की कोई डायमेंशन होती है क्या? 150 का होता है। इसकी डायमेंशन IS कोड ने डिफाइन कर रखी है, वो कितनी होती है? 150 बाय 150 mm। ये सब mm में है ना टोटल। तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर हम कोई लोड लगाते हैं तो उसको कंप्रेशन देते हैं। तो कंप्रेशन कैसे देते हैं इसके ऊपर? हम इसके ऊपर कंप्रेशन कैसे, कंप्रेशन फोर्स कैसे लगता है निखिल बताओ? अब ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में अपन ने इसको ब्लॉक को रखा और ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन लगी है तो यहां पर क्या हुआ, कंप्रेशन डेवलप हुआ। तो ये इसको अपोज करेगा और ये इसको अपोज करेगा। ठीक है, अगर दो कंप्रेसिव फोर्स अपवर्ड साइड में से डाउनवर्ड साइड से लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो कंप्रेस्ड होगी तो क्या करेगी, एक फोर्स डेवलप करेगी। ठीक है, तो फोर्स डेवलप करेगी तो क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी डेवलप करेगी और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी करेगी। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में उसको जो है वो फोर्सेस डेवलप करेगी और उसके कारण से क्या डेवलप होंगे, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन। ठीक है, तो इलास्टिक थ्योरी क्या है अपनी? इलास्टिक थ्योरी में हम क्या निकालते हैं, E इजिकल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। निखिल, इलास्टिक थ्योरी में हम क्या निकालते हैं,
ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, बोलो। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब ऊपर वाला स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस सर। तो ये स्ट्रेस आई कहां से, जो इलास्टिक थ्योरी है उसमें ये स्ट्रेस आई कहां से, बता सकते हो क्या? नहीं। तो ये जो एरिया है हमारे पास में, ये जो एरिया है हमारे पास में, इस एरिया के ऊपर अपन ने ये फोर्सेस लगाए, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता है कि स्ट्रेसेस कैसे आती है, स्ट्रेन कैसे आती है। तो हमारा जो सिलेबस है, हम सिलेबस देख लेते हैं अपना। सिलेबस दिखा आपको? तो ये अपना एफईएम का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूल नंबर 1 अपन ने स्टार्ट किया है। मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 अपने पास में टोटल 5 मॉड्यूल है हमारे पास में, ठीक है। और उसमें इतनी सारी बुक्स दे रखी है अपन ने, आप कोई सी भी बुक्स ले सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा, उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे अभी, ठीक है। अभी जो हमने एक क्यूब बनाया था और उस क्यूब के ऊपर जो हमने फोर्सेस लगाए थे, ये जो फोर्सेस लगाए थे हमने, तो ये वाला जो फोर्स था हमारा, ये वाई डायरेक्शन वाला था और ये एक्स डायरेक्शन वाला था। और हमारा जो क्यूब था वो ऐसा था, ठीक है। इस क्यूब की ये वाली फेस है एक्स डायरेक्शन में और ये वाली फेस है हमारी वाई डायरेक्शन में। अब जो हमने ये वाले फेस पे जो फोर्सेस आए हमारे, तो इस फोर्सेस के कारण से पी फोर्स और उसका जो एरिया है, तो इसका एरिया अगर मान लीजिए क्या हुआ, ए हुआ और इसका भी ए हुआ, तो लेंथ अगर ए हुई तो कितनी हो गई, पी अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये फोर्स अपॉन एरिया आया हमारे पास में। तो ये क्या शो कर रहा है, ये है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है हमारे पास में, ठीक है, ये किसके कारण से हो रही है, जो फोर्स लग रहा है उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। जैसे ही वो फोर्स जो लगा हो, ये ऐसा सैंपल था हमारा, इस सैंपल के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे एक ये अटैचमेंट है हमारे पास में और इस पे हमने कंप्रेशन फोर्स लगाया। जैसे हमने कंप्रेशन फोर्स लगाया, इस एरिया के कारण से क्या हो गया, इसकी चेंज इन लेंथ हुई। तो जो स्ट्रेन आई हमारे पास में, स्ट्रेन, ये क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अगर हमने इसकी डायमेंशन ए लिखी हुई तो डेल एल ए अपॉन ए, अगर ये अगर लेंथ हमने ए लिया है, ए लिया है वहां पर ऊपर पर सब दूर, तो ये तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी यहाँ पर, जैसे इस पे कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। तो अब कॉम्प्रेस्ड होने के बाद में एक्चुअल जो इसका जो है वो कैसा हो जाएगा, ये इसका चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, डेल ए, ठीक है। अब ये सब चीजें आई है यहाँ पर, ये चेंज इन लेंथ हुआ है, तो उसकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए हैं। बॉडी में जब स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए तो वहाँ स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई है। तो स्ट्रेसेस जब अपने पीक पॉइंट पे पहुँच जाएगी, ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्ट्रेसेस स्ट्रेन का कर्व चलता जाएगा धीरे धीरे, फिर एक टाइम बाद में क्या होगा, ये चेंज होता जाएगा और ये ऐसे डाउन होके फिर नीचे फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, तो ये एक इलास्टिक लिमिट में बंधा हुआ रहता है, ई, ठीक है। तो E इजिकल टू क्या हो गया, और ये केस किस चीज का है, ये लीनियर है, लीनियर। निखिल, ये लीनियर कैसे हुआ, निखिल ये लीनियर कैसे हुआ, तो उसकी लेंथ चेंज हुई थी, लेंथ चेंज नहीं हुई। इसमें क्या है, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है वो कांस्टेंट है अप टू द ई तक, इस वाले पॉइंट तक। हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है ये। तो अप टू द इलास्टिक लिमिट इसका जो रेशो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद में क्या हो गया है, उसके बाद में जैसे फोर्स की वैल्यू चेंज हुई और फोर्स बढ़ता गया, वैसे क्या हो गया, ये नॉन लीनियर रेंज में चला गया। तो ये तो हो गई इसकी लीनियर रेंज और ये हो गई नॉन लीनियर रेंज,
ठीक है। तो ये जो अल्टीमेट पॉइंट है Fu, ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये क्या, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। तो ये हमारे पास में दो चीज़ें आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। बट स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कभी हमको दिखाई नहीं देती है ना, दिखती नहीं है। अगर हमने फोर्स वगैरह से ये निकाल लिया है तो हमें स्ट्रेस का पता पड़ गया, पर एक्चुअल में हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि स्ट्रेस कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो उसको ग्राफ से देखना और उसको किसी ग्राफ पेपर पे ट्रेस करके देखना। जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ पेपर है और मैं इसको ये ट्रेस करके देख रहा हूँ कि भाई मेरी स्ट्रेस यहाँ पर है, एक अलग अलग स्ट्रेसेस आ रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेसेस के अलग अलग पैरामीटर्स लिख दिए यहाँ पर, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे मैंने उसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया कि ये रेंज मेरी 0 से लेके तो 10 तक है। एक एग्जांपल ले लिया कि ये मेरी स्ट्रेसेस 0 से लेके 10 तक बढ़ रही है, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गई मेरी यहाँ पे। तो 0, 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये जो मेरी स्केल है इसमें मुझे शो हो रहा है कि स्ट्रेसेस धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे स्ट्रेसेस बढ़ती जा रही है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट जब मेरा अल्टीमेट आया, वहाँ पे स्ट्रेसेस मैक्सिमम होने के बाद में एक ड्रॉप हो गई और वापस 0 की ओर आ गई। मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर है वो फेल्यूर हो गया। तो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेसेस की कैपेसिटी कितनी रही, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक जाता हूँ स्ट्रेसेस में, ठीक है, यहाँ तक गया, तो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी स्ट्रेस लेने की, 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, उस अल्टीमेट लोड पे और उस स्ट्रेन पे, जो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू आई, स्ट्रेन अल्टीमेट, ठीक है। तो जो इलास्टिक रेंज के फार्मूले होते हैं E इज टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये जो है इनको इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट जब हम नॉन लीनियर के रेंज के केस में चले जाते हैं और तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, टिपिकल्स हो जाता है, ठीक है। तो FEM का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट मेथड है और हम एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। एक कैंटिलीवर लिया था हमने यहाँ पर और इस स्ट्रक्चर पे हमने एक फोर्स लगाया था। तो हम एक्स के बारे में बात करते थे कि यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे कितना स्ट्रेस आ रहा है या फोर्स कितना आ रहा है या डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to L। और हम जैसे जैसे एल को यहाँ पर एक्स को बढ़ाते जा रहे थे, हमारे को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा मिल रही थी, ये डेल्टा हमको बड़ा हुआ मिल रहा था। पर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आ रहा था या कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही थी, यहाँ पर जैसे अपन ने क्यूब का एक एग्जांपल लिया था, जो डिस्प्लेसमेंट आया DA, उसके कारण से बॉडी डिफार्म हुई, डिफार्म होने से अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो DA डिस्प्लेस हो गई। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, जब ये जो अपना कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम जब फोर्स लगा P फोर्स, तो उसके कारण से इसमें कर्वेचर आया और ये रोटेशन आया और ये हमको डिस्प्लेस हुआ। और जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसके कारण से क्या हो गया, स्ट्रेसेस जनरेट हुई। तो स्ट्रेसेस यहाँ पर जनरेट हुई, तो हर एक सेक्शन पे स्ट्रेसेस जनरेट हुई होगी निखिल, ठीक है ना। हर एक सेक्शन पे स्ट्रेसेस जनरेट हुई। अब वो स्ट्रेसेस की क्वांटिटी कितनी है हमको नहीं पता है। अगर हमें स्ट्रेसेस की क्वांटिटी पता हो तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस इस वाले पार्ट में आ रही है हमारे, ये वाला जो पार्ट दिख रहा ना हमारा, इस वाले पार्ट में हमारे पास में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रही है, तो क्या करेंगे। और ये जो स्ट्रेसेस इतनी आ रही है कि हमारा स्ट्रक्चर इलास्टिक रेंज से निकलकर प्लास्टिक में चला गया है और वो इस फेल्यूर की तरफ है, ठीक है। तो हम स्मॉल स्ट्रक्चर्स को तो कैसे इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पर जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे डैम हुआ, ब्रिज हुआ और बैराज हुए और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स,
जो कि इजीली हम उसको देख नहीं सकते, तो उसको क्या करते हैं, उसका स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस एनालिसिस के लिए हमारे को कौन सी मेथड की जरूरत पड़ती है, FEM, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो इंट्रोडक्शन में है FEM में, फॉर एनी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर अवेलेबल, एनालिटिकल सॉल्यूशन और दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं और दो तरह के सॉल्यूशंस अपन ने देखे भी हैं कि भाई किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं हम। ठीक, तो एनालिटिकल सॉल्यूशंस आर एक्यूरेट फॉर द सिंपल बाउंड्री कंडीशंस। तो हम सिंपल बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करें तो सिंपल बाउंड्री कंडीशंस अभी अपन ने देखी कि अपन ने कैंटिलीवर लिया था और उसकी बाउंड्री कंडीशन 0 to L थी, है ना। तो उसके लिए हम तो इजीली उसको निकाल सकते हैं और हम उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है उससे हम जितना डिस्प्लेसमेंट आया है उसमें चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं और उससे हम स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लीनियरली सॉल्यूशंस के लिए हम तो इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिनकी बाउंड्री कंडीशन सिंपल हो, जिन पे इजीली अप्रोच हो सकती है, उसके लिए तो हम एनालिटिकल सॉल्यूशन पे चले जा सकते हैं, पर कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाएंगे। तो लोडिंग कंडीशंस एंड ये जो लीनियर प्रॉब्लम्स होना चाहिए इसके लिए, एनालिटिकल सॉल्यूशंस के लिए। बट फॉर द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, अगर किसी तरह की ज्योमेट्री है और वो कॉम्प्लेक्स है और इरेगुलर बाउंड्रीज कंडीशंस है, मतलब क्या हो गया, जैसे डैम है वो हो गया, या फिर एक स्ट्रक्चर्स हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, और ट्रस हो गया अपना, ट्रस का स्ट्रेस एनालिसिस करना है हमें, तो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो इरेगुलरिटी भी आती है उसके अंदर, है ना। और ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी, ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियरिटी जैसे हम IS 1893 2016 में हमने इरेगुलरिटीज़ देखी है, स्ट्रक्चर इरेगुलरिटीज़ के बारे में बात करें तो वो भी देखी है हमने। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, तो इनमें इन केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के केस में एनालिटिकल सॉल्यूशंस आर नॉट इफेक्टिव एंड एक्यूरेट। तो जब भी हम एनालिटिकल सॉल्यूशंस लगा तो सकते हैं, बट एक्चुअली क्या उसकी एक्यूरेसी जो है वो हमको सही नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेसेस है उसकी वैल्यू, जो हम स्ट्रेस या स्ट्रेन की वैल्यू की बात करें हम, तो वो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। उसके कारण से जो स्ट्रक्चर के फेल्यूर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। Therefore, various numerical methods are developed by the researchers for solving the complex problems. तो बहुत सारी मेथड्स है जो कि सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को। द फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स इज ए न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो एक ये मेथड अच्छी है FEM, जो कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करती है। इजीली तो सॉल्व नहीं करती है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, वो भी हम देखेंगे। ओरिजिनली दिस मेथड वाज डेवलप्ड फॉर द एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बट इट इज़ नाउ वाइडली यूज्ड अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सच एज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये क्या है, ये एरोस्पेस में भी यूज़ होती है, मैकेनिकल में भी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है। ठीक है, मराइन इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है। In a finite element analysis, solution of complex problem is obtained by dividing domain into n number of subdomain or element. ठीक है, तो हाँ, बोथ केसेस में रेगुलर और इरेगुलर। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में फाइनाइट एलिमेंट का जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए हमें को क्या करना है, तो व्हाट इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस? इन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डोमेन। ये जो चीज है डिवाइडिंग डोमेन्स, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डोमेन मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इनटू n नंबर ऑफ सब डोमेन।
अगर मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है हमारे पास में एक, तो ये दो डोमेन्स है हमारे पास में, और ये दोनों डोमेन्स जो है इनको सब डोमेन में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देयर आर 2 स्टेजेस इन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, एलिमेंट फार्मूलेशंस, और दूसरा है हमारे पास में सिस्टम फार्मूलेशंस। ठीक है, ये 2 तरह की जो वो है मेथड अपने पास में स्टेजेस। एलिमेंट फार्मूलेशन में होता है द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए एलिमेंट फार्मूलेशंस। दूसरा है सिस्टम फार्मूलेशन, असेंबल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ग्लोबल स्टडी टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ए सिस्टम फार्मूलेशन। ठीक है, असेंबली ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ए सिस्टम फार्मूलेशन। अब ये होता क्या है, ये अपन समझ लेते हैं कि बाकी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में अपन ऑब्टेन करने के लिए सब डिवाइडिंग डोमेन्स तो हमने ले लिए, 2 तरह के डोमेन्स। अब ये दोनों डोमेन्स में ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है फाइनाइट एलिमेंट। तो हमने क्या किया कि एक था हमारे पास में सर्कल। ठीक है, ये सर्कल था। अब हम इस सर्कल की पेरीफेरी के बारे में बात करें तो पेरीफेरी का कितना होता है, पेरीफेरी क्या होती है निखिल, कितनी होती है निखिल, इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है पेरीफेरी की? 2 पाई आर है ना। ठीक है, 2 पाई आर। तो अगर हम इसकी पेरीफेरी के बारे में बात करें तो 2 पाई आर होती है। अब इसकी पूरी, अगर मान लो कोई रेडियस है हमारे पास में और सारी चीज़ें तो हमें पता हो, तो इस सर्कल की पूरी पेरीफेरी हम निकाल सकते हैं। अब हम इसको सर्कल की पेरीफेरी निकालने के लिए तो हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम देखिए यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है? 1, 2, 3 और 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। और 4 पार्ट में डिवाइड हो गया और हम क्या करें, इन चारों पार्ट के एक पॉइंट को इससे मिला दें, इस पॉइंट को इससे मिला दें, और इसको इस पॉइंट से मिला दें, और इसको इस पॉइंट से मिला दें। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं हमारे पास में, ये एलिमेंट कहलाए, क्योंकि हमने क्या किया, एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 4 पार्ट जो अलग अलग बने वो एलिमेंट है हमारे। और इस एलिमेंट के ये जो पॉइंट है ये नोडल पॉइंट है, और इन नोडल पॉइंट से हमने इस नोडल पॉइंट को मिला दिया और फिर इसकी लेंथ को मेज़र किया। तो इसकी लेंथ जब हम मेज़र करेंगे मान लो, तो वो लेंथ क्या होगी हमारी, इस 2 पाई आर से क्या आएगी, कम। अगर मान लीजिए ए लेंथ है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब ये 4a हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आती है हमको कि क्यों कि हमने इसको क्या किया, डायरेक्ट मेज कर दिया। ठीक है, इसको कर्व साइड में नहीं लिया हमने। ठीक है, तो इतना एरर तो आएगा ही हमारे पास में। अब हम इसको और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए ये सर्कल था हमारे पास में, इस सर्कल को अभी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब हम उसको और नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में हमने क्या किया, इसको और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको मैच किया। अब क्या हो गया निखिल, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पर ये जो लेंथ है, अगर ये ए है तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 पाई आर जो है हमारा, उससे थोड़ा सा मैच कर जाएगा। ठीक, अगर हम इसके और पार्ट्स कर दें, इसके भी और अलग अलग पार्ट्स कर दें मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, ज्यादा मैच कर जाएगा, है ना। तो 2 पाई आर, और अगर मान लो अपन ने 16a कर दिया, और भी और पार्ट्स कर दिए हमने, 24 पार्ट्स कर दिए, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे हम इसके नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या किस ओर पहुंचते जाएंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की ओर। है ना। अगर मान लीजिए कि 4 में इसकी वैल्यू होती है 10 और 5 कितना था 8 में इसकी वैल्यू हो जाती है 12 और 24 में इसकी वैल्यू हो जाती है 16
और हमारे पास में जो इसकी वैल्यू है एक्चुअल 2 पाई आर की वैल्यू, मान लीजिए कि हमारे पास में इसकी वैल्यू है 16.105, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैच कर गया। तो हमने क्या किया इस पार्ट में, हमने जो हमारी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन क्या थी कि जो हमारा डोमेन है उस डोमेन को सब डोमेन में डिवाइड करना है ना। वो सब डोमेन में जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो n नंबर ऑफ पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू कैसे कैसे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे हम किसकी ओर बढ़ते जाएंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की ओर। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए, जैसे मान लो कि एक ग्राफ प्लॉट करें, तो अभी हम यहाँ पे थे कहीं और हमारा एग्जैक्ट लाइन कहाँ थी, यहाँ पर। ये हमारी है 16.105, ठीक है। और हम जैसे जैसे ये नंबर ऑफ पार्ट्स हमने बढ़ाए वैसे वैसे सॉल्यूशन को ऊपर की ओर लाए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में ये सॉल्यूशन सेम देने लग गया, ठीक है। यस सर। तो ये किया है n की वैल्यू, समझ में आया। यस सर। देखा ना अपन ने कि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 10 थी, फिर 12 हुई, फिर उसके बाद में फिर 13 हुई होगी, फिर 14 हुई होगी, फिर धीरे धीरे जाके वो 16 के आसपास कहीं आया और फिर वो एग्जैक्ट। तो ये इसका कर्व अलग बना, ठीक है। और हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मिला। फिर उसके बाद में n की वैल्यू बढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें क्या करे, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, डोमेन है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे और जो सॉल्यूशन आए हमारा वो नियरेस्ट जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है उसके बराबर आए, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ये वाले डोमेन में निखिल, ये तो सर्कुलर का केस था हमारे पास में। अब ये किस तरह का है, इरेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप है तो इसका क्या करेंगे हम, अगर मान लो जैसे इरेगुलर शेप था हमारे पास में, मान लो कैसा भी इरेगुलर शेप है हमारे पास में, ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस इरेगुलर शेप को, पहले कुछ अलग अलग शेप में ब्रेक कर लेंगे, इसको पार्ट बना लेंगे इसको, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसमें n नंबर ऑफ पार्ट्स है हमारे पास में। अगर अपन इसका जो है नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यस सर। तो लास्ट में अपन यहाँ पे n नंबर दे देते हैं इसको। तो ये n नंबर पार्ट्स है। तो इस स्ट्रक्चर का स्ट्रेस एनालिसिस करना हम इजीली नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको फाइनाइट एलिमेंट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें स्ट्रेस एनालिसिस करना इतना इजी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे फाइनाइट एलिमेंट मेथड। और फाइनाइट एलिमेंट मेथड में सबसे पहली चीज बात क्या है कि डोमेन को नंबर ऑफ सब डिविजन्स में डिवाइड कर दें। सब डिविजन्स में अपन ने डिवाइड कर दिया, इसको सब डोमेन में डिवाइड कर दिया है। सब डोमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने नंबर आप आ गए यहाँ पर हमारे पास में। और ये इंडिविजुअल अपने आप में एक यूनिट है। और ये सब जब n नंबर ऑफ को अपन जोड़ेंगे, प्लस करेंगे सबको, तो क्या होगा, हमारे पास में एक पूरा डोमेन मिलेगा हमारे। जैसे मान लीजिए कि हमने ये जो कर्व देखा था, ये कर्व किसका था, अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस किया था, बताओ निखिल। कंक्रीट का। तो ये जब कंक्रीट में जब फोर्सेस इनिशियल से स्टार्ट हुए और धीरे 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 बढ़ते गए और इलास्टिक लिमिट तक गए, तो जहां तक इलास्टिक लिमिट रहती है, अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, वहां पर इस पे यूनिफॉर्मली प्रेशर लगता रहता है और स्ट्रक्चर अपनी इलास्टिक रेंज में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये जितने भी अंदर के जितने भी ये जो सब डिविजन्स हैं, ये क्या करेंगे, फोर्स को अपोज करेंगे। यस सर।
और फोर्स का अपोज करेंगे तो ये वाला है, अगर मान लीजिए ये वाला डिवीजन से और ये लास्ट वाला डिवीजन से, ठीक है, और इसके बाद में ये इंटरमीडिएट है सारे, तो इनके अंदर क्या होगा, स्ट्रेसेस जनरेट होगा, और स्ट्रेसेस जनरेट होगा तो अगर फोर्स की क्वांटिटी जहां पर ज़्यादा है, जहां पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, वहां पे क्या होगा, हेलो, अगर सेम एरिया है, फोर्स की क्वांटिटी जहां ज़्यादा है तो वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी निखिल, है ना, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कोई एक सर्कल होता और वो सर्कल जो है उसके अंदर से निकाल लिया होता, मतलब होल होता है इसके अंदर, तो इस होल के आसपास क्या होता, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक ये प्लेट थी, इस प्लेट के अंदर मैंने क्या किया, एक होल कर दिया और मैंने अब इसको यहाँ से प्रेशर लगा के खींचा, तो ये जो सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन का ये जो क्रॉस सेक्शन ये दिख रहा सर्कल का, ये इसके आसपास मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण से क्या होगा, यहाँ पर जो स्ट्रेस की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, जो बढ़ जाएगी हमारे स्ट्रेसेस, वो स्ट्रेसेस हम निकालेंगे किससे, एफईएम एनालिसिस से। तो एफईएम एनालिसिस का पहला पार्ट क्या है कि इस पूरी प्लेट को क्या करो आप, इस सबसे पहले इस प्लेट को क्या करिए आप, सब डिवाइड कीजिए। तो जैसे जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो सिमिलर एरिया है वो तो हमने सेम एरिया से हमने डिवाइड कर दिए, पर जैसे जैसे हम नियरेस्ट वो होल के नियरेस्ट आए वहां पर क्या हो गया, हमें उसको और कन्फाइन करना पड़ा। तो जैसे जैसे हम इसको कन्फाइन करा हमने यहाँ पर, तो हमको स्ट्रेसेस की क्वांटिटी और मिली और हमने पता लगा लिया कि यहाँ पर कितनी स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है ड्यू टू होलो रीजन, ये जो होल है यहाँ पर इसके कारण से कितनी स्ट्रेसेस जनरेट हो रही, ठीक है निखिल, यस सर, ठीक। तो अप टू द इलास्टिक लिमिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि स्ट्रेसेस कंट्रोलिंग स्ट्रेसेस है ना। और जैसे ही इलास्टिक लिमिट के पार गया और वो प्लास्टिक रेंज में आया, और जैसे ही प्लास्टिक रेंज में आया उसने अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया और परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया उस बॉडी के अंदर। तो जैसे ये यहाँ पे आया ये रिटर्न आ जाता था, पर जैसे ये इस वाले पॉइंट पे गया तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेन की वैल्यू आ गई यहाँ पर जो परमानेंट है, ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ती गई। तो जैसे हम इसका साइक्लिक टेस्ट देखें यहाँ पर, तो साइक्लिक टेस्ट में ये कैसा जाता है, यहाँ जाता है इलास्टिक रेंज में, फिर आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से वापस नीचे गया, फिर यहाँ जीरो आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे फिर यहाँ गया, फिर ऐसे आया, ऐसे ये साइक्लिक टेस्ट है। और ये फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये अल्टीमेट पॉइंट हो गया, ये इलास्टिक रेंज हो गई, ये प्लास्टिक रेंज हो गई यहां पर। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड का जो यूज करते हैं हम, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ से वो इजीली ब्रेक होने वाला है। तो स्ट्रेसेस की क्वांटिटी हमें पता लग जाएगी कि स्ट्रेसेस कहाँ पर मैक्सिमम आ रही, तो हम उसके हिसाब से फिर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं और स्ट्रेसेस को रिड्यूस करते हैं। तो एलिमेंट फार्मूलेशंस मतलब क्या हो गया, 2 स्टेजेस थी ना, एक तो एलिमेंट फार्मूलेशंस दिया, स्टडी टू प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट इज कॉल्ड द एलिमेंट फार्मूलेशंस। तो बड़े स्ट्रक्चर्स हमारा डैम वगैरह हुआ है हमारे, तो हम डैम का क्रॉस सेक्शंस लेंगे बहुत सारे, तो हमारे वो एलिमेंट फार्मूलेशंस रहेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम सर्कल के केस में हम ये देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो हमने एलिमेंट बनाए और assembly of the property of the all elements to obtain solution of the problem is called a system formulations। मतलब जब ये पूरा जब चारों जब जुड़ेंगे और सारी चीजें आएगी कंबाइंड, तो वो सिस्टम फार्मूलेशन में जाएगा। तो मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमें एलिमेंट फार्मूलेशन करना है और सारे एलिमेंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है या मोमेंट है या और स्ट्रेसेस है, स्ट्रेन है, वो सारी की वैल्यू हमको निकालना है और उसके बाद में सबको कंबाइन करना है और पूरा एक सिस्टम फार्मूलेशन से हमें क्या निकालना है, जो भी हमें निकालना है उसका जो एग्जैक्ट एनालिसिस करना है वो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख ले अपन
The finite element method or finite element analysis is based on the idea of building a complicated object with simple block. अगर सिंपल ब्लॉक में हम बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट से बनी हुई है. जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं निखिल उसके अंदर बिल्डिंग में, है ना? तो बीम है, कॉलम है, और अगर मान लो शेयर वाल है तो शेयर वाल है. इसके अलावा अगर वो स्टील बिल्डिंग है तो ब्रेसिंग्स वगैरह है, ठीक है, और स्लेब है, ठीक. तो ये सारी चीजें होती है जिनसे क्या बिल्डिंग बनी हुई होती है. तो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द बिल्डिंग ए कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट विथ सिंपल ब्लॉक और डिवाइडिंग ए कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल पीसेस. मैनेजेबल पीसेस मतलब क्या? जैसे अपन ने यहाँ देखे तो यहाँ पर इसको अलग अलग, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कॉलम है और यहाँ पे ये ब्रेसिंग्स लगी हुई है, यहाँ पर भी ब्रेसिंग्स लगी हुई है ऊपर, ठीक है. और इसको हमने अलग अलग, अब यहाँ पर ये अलग अलग जॉइंट्स में भी इन्होंने डिवाइड कर लिया, देखिए, ठीक है. ये यहाँ पर, ये इस वाले जॉइंट्स पे, यहाँ पर जॉइंट्स पे. तो मैनेजेबल पीसेस. एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंपल आइडिया कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन द एवरीडे लाइफ एज वेल एज इंजीनियरिंग. तो हम एक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर्स होता है वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है. जैसे मान लीजिए हैंड है तो हमारा हैंड भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वन, नी एंड जॉइंट, ठीक है. तो ये भी एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया. तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है हमारे पास में. और अगर हैंड के बारे में बात करें तो हमारे पास में जो फिंगर्स है, अगर अलग अलग फिंगर्स के बारे में बात करें तो 5 फिंगर्स है, और 5 फिंगर्स में जॉइंट्स है, तो वो भी अलग अलग जॉइंट्स है, और उसके अंदर भी एक एक जॉइंट्स पे अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है. तो इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो निखिल? बॉडी का एग्जांपल नहीं, इसके अलावा अपने स्ट्रक्चर में और एग्जाम्पल बताइए. और कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आपने? जैसे आपने वाटर रिसोर्स में पाइप एनालिसिस पढ़ा हो कभी, तो पाइप में क्या होता है? पाइप कभी भी कंटिन्यूस तो होता नहीं है, उसमें जॉइंट्स होते हैं, उसमें बेंड्स होते हैं, ठीक है, और अलग अलग जॉइंट्स और अलग अलग बेंड्स होते हैं वहां पर. तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि पाइप में जो प्रेशर हो रहा है, वाटर का प्रेशर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चेंज होता है, ठीक है. अगर बड़ा पाइप ले लिया हमने, बड़े डायमीटर का पाइप ले लिया और उसके अंदर प्रेशर लो है तो कोई दिक्कत नहीं. और अगर हमने क्या किया, स्मॉल डायमीटर का पाइप ले लिया और प्रेशर हमारे पास में हाई है, तो क्या होगा? ये सब वो पाइप मतलब ब्रेक हो जाएगा, मतलब प्रेशर बियर नहीं कर पाएगा. तो ये जो पाइप है इसकी सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा है. कौन सा प्रेशर बोलते हैं उसको अपन? रेडियल प्रेशर लगता है ना. वाटर टैंक देखा आपने? वाटर टैंक, यस सर. वाटर टैंक में भी एक प्रेशर लगता है. बताइए कौन सा लगता है? कौन सा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा लगता है? ये ब्रेसिंग से यहाँ पर, और यहाँ पर इसका वाटर का प्रेशर लग रहा है, और ये वाटर का प्रेशर ऐसा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो ये टॉप में जीरो तो नहीं होता है, पर टॉप में अपन इसको मैक्सिमम ये मानते हैं जीरो, यहाँ पर फ्री सरफेस पे, और यहाँ पर बॉटम में मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है. तो इसके अगर अपन क्रॉस सेक्शन करें, अगर वाटर टैंक के क्रॉस सेक्शन करें तो हर क्रॉस सेक्शन पे हमें एक स्ट्रेसेस की वैल्यू अलग अलग आ रही है. क्यों? क्योंकि वाटर का जो लेवल है, वो जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पर है, यहाँ पर वाटर जीरो है और यहाँ पर वाटर मैक्सिमम है, ठीक है. तो ये जो प्रेशर यहाँ से ऐसा लग रहा है P1, P2, P3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेप्थ वाइज, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है. तो हर एक स्ट्रिप पे, हम अगर इस स्ट्रिप के बारे में बात करें, सर्कल इस स्ट्रिप के बारे में बात करें, ये वाली स्ट्रिप जो है हमारे पास में, इस स्ट्रिप के बारे में बात करें तो इस स्ट्रिप के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, हुप टेंशन. ऐसा होता है क्या निखिल? यस सर. ऐसा फोर्स आता है क्या कोई सा? ये जो वाटर टैंक की ये जो सर्कल है वाटर टैंक का पूरा, उसकी वॉल पे, ये सर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना.
हाँ, हाइड्रोस्टैटिक हुक फोर्स लगता होगा ना। यस सर, यस सर, आपने वाटर टैंक डिजाइन किया होगा तो आपको पता होगा अभी करंट में, यस सर, ठीक है। तो ये जो हुक फोर्स लगता है अपना, ये प्रेशर लग रहा है, ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेसेस की वैल्यू टॉप पे अलग है और बॉटम में अलग है। यस सर, समझे आप? वो कैसे हो गया, देखते हैं अपन उसको। जैसे मान लो कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था ये, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू निकाली। इस पे आया P1, इस पे आया P2, इस पे आया P3, और इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो सभी का क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है। ये इसका क्रॉस सेक्शन X1, X1, X2, X2, X3, X3। तो ये X1, ये X1, X1, ये X2, X2 और ये X3, X3। बट प्रेशर देखें तो यहां पर कितना है, P1, यहां पे P2 और P3, और ये जो एरिया सेम होने के कारण से P1, P2, P3, तो P तो यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए कि यहां पर P1 है 10, P2 है 20 और P3 है 30, और एरिया तो सब में सेम है A, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया 10/A, 20/A और 30/A। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहां पर आई, P3 पर सर, बॉटम में। बॉटम, यस सर, तो देखिए हमको कैसे पता लगा कि स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो गई। हमने एक चार्ट बना लिया, उस चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पर देखिए P1, P2, P3 एरिया तो सेम है हमारा। उस एरिया सेम होने के कारण से हमने स्ट्रेसेस निकाली, और इस स्ट्रेसेस को हमने क्या किया, नामंक्लेचर दे दिया कि ये जो है ये क्रिटिकल है, ये कैसी है, लाइट क्रिटिकल, ये क्रिटिकल और ये मोर क्रिटिकल, यस सर, है ना। अब मैंने बोल दिया कि स्ट्रेसेस शुड नॉट बी मोर देन दिस वैल्यू। अगर मैंने बोल दिया कि स्ट्रेसेस की वैल्यू 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना, आपने स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन किए होंगे तो स्टील स्ट्रक्चर में हमेशा लिखा हुआ होता है कि वहाँ पर कि स्ट्रेसेस की वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेसेस से कम होना चाहिए, है ना। जो हमारे पास में स्ट्रेसेस है, हमारे पास में गिवन स्ट्रेसेस है, उससे कम होना चाहिए। हमेशा हम इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके ही काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर स्ट्रेसेस 25 न्यूटन mm से ज्यादा हो गई P3 के केस में, है ना, मान लीजिए 30 हो गई है अपनी 30, तो ये बढ़ गई, तो अब क्या करेंगे निखिल, एरिया को मतलब बढ़ा देंगे, एरिया को बढ़ा देंगे, सही बात है। और एरिया को बढ़ा देंगे, थिकनेस को बढ़ा देंगे, स्टील को बढ़ा देंगे, यस सर, और क्या बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में बेसिक ऑप्शन क्या है, जब भी हम एफईएम में जाते हैं तो एफईएम में हमको क्या चाहिए, मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्टील स्ट्रक्चर के अंदर वाटर टैंक डिजाइन करते थे, प्रेस्ड वाटर टैंक डिजाइन करते थे हम निखिल, यस सर, तो वहां पर हमें ये पता होता थी कि ये प्लेट कौन से मटेरियल से बनी हुई है, यस सर, है ना, और वो भी पता होता था कि इतनी थिकनेस वाला इतना स्ट्रेस ले सकती है। यस सर, तो हम उसको क्या करते थे कि जो थिकनेस पॉइंट ऑफ WTW, उस थिकनेस से हम डिसाइड करते थे कि हमारी स्ट्रेस की कितनी क्वांटिटी वो लेगा, और मटेरियल प्रॉपर्टी से डिसाइड करते थे कि वो मटेरियल उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो मटेरियल फेल हो जाएगा वहाँ पर। ऐसा ही हमारे पास में जो है बंकर साइलो डिजाइन करते हैं हम, यस सर, तो बंकर साइलो के अंदर भी हमारे पास में एक तो जब बंकर के अंदर प्रेशर आता है, ठीक है, ये साइलो है, इसके अंदर क्या होता था हमारे पास में, ये रिंग होती थी, यस सर, इस रिंग के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है, ठीक है, ये रिंग होती थी, इस रिंग के ऊपर प्रेशर आ रहा होता था, और ये हमारा ये मटेरियल है यहाँ पर, और ये मटेरियल यहाँ पे जाता था, और ये यहाँ पर ये एक बॉटम रिंग होती थी, एक ये रिंग यहाँ पे बनती थी, ठीक है, और ये प्रेशर आता था, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी जनरेट होता था। ये सारी चीज़ें होती थी। ऐसे ही हमारे पास में जो है साइलो में भी ऐसे ही होता था हमारे पास साथ में। तो ये इन सब की बॉडी जो स्टील स्ट्रक्चर की बनती थी या आरसीसी की बनती थी, इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता था या फ्रिक्शन आता था या उसके ऊपर हुक फोर्सेस आते थे, ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं हम,
ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है हमारे पास में, ओनली और ओनली स्ट्रेस। और जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी स्ट्रेसेस उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस से ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ें मैक्सिमम जो रहती है स्ट्रक्चर के अंदर, ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको स्ट्रक्चर को कैसे डिवाइड करना है, किस फॉर्म में डिवाइड करना है, कैसे कैसे उसको ब्रेक करना है एनालिसिस करने से पहले। ठीक है, अब ये यहाँ पर है फाइनाइट डिफरेंस मेथड। तो अनदर वे टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन द फाइनाइट डिफरेंस मेथड where we can use finite difference formulas to evenly spaced grid point to approximate the differential equation. This way we can transfer a differential equation into a system of algebraic equation to solve. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा ना, ये डायग्राम है हमारे पास में, इसमें x और y और ये कितने सारे ऑर्डिनेंस दिख रहे हैं हमें। ठीक, ये कहीं पे देखे हैं क्या हमने बीई में? हाँ, इसके अलावा सर सेकेंड वाला पॉइंट अपन पढ़े, इन द फाइनाइट डिफरेंस मेथड द डेरिवेटिव्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग द फाइनाइट डिफरेंस फार्मूलाज। वी कैन डिवाइड द इंटरवल्स ऑफ ए एंड बी। ये देखा यहाँ पे ए है और यहाँ पर क्या है b, इंटू है n इक्वल सब इंटरवल्स, n इक्वल सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ h आर शो इन फॉलोइंग फिगर्स। अब ये बताइए कि हम सर्वे करते हैं, सर्वे किया है कभी निखिल? यस सर। सर्वे किया है? यस सर, फर्स्ट ईयर में किया। हाँ, फर्स्ट ईयर में किया है ना। तो फर्स्ट सर्वे कैसे करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होती है सर, है ना। तो जिसे चेन सर्वे कर रहे होते हैं हम, चेन सर्वे। यस सर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच की। कैसे निकालेंगे निखिल बताओ? सर मतलब ए और बी को अपन पहले डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर वन बाय वन को मतलब मेजर कर लेंगे पार्ट्स को। नहीं, किससे निकालते हैं अपन? चेन सर्वे। चेन सर्वे से। तो चेन की लेंथ पता होती है हमें 30 मीटर 20 मीटर्स। ठीक है, अब ये हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस सर। हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमने अब क्या किया है, यहाँ पे चेन रखी और या परपेंडिकुलर से हमने सारे परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर। ठीक है, और ऑफसेट्स लेते थे हम। यस सर। ठीक है, उससे क्या निकालते थे ऑफसेट से हम? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्यों लेते थे बता सकते हो निखिल? यस सर। यस सर। हमने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमको पता नहीं है कि ये डिस्टेंस कितनी है। हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने ऑफसेट्स 90 डिग्री डाला एक्यूरेसी के लिए कि ताकि वो जो लेंथ है वो प्रॉपर रहे। ठीक है, यस सर। वेरिएशन ना हो उसके अंदर। ये लेंथ ऐसे भी जा सकती है ना, ऐसे भी जा सकती है, तो ऐसे तिरछी विरछी होके भी यहाँ जा सकती है। तो इस केस में क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है ना, इस केस में लेंथ बढ़ जाएगी और इस केस में क्या होगा, लेंथ स्ट्रेट रहेगी। यस सर। तो हमने क्या किया, इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने इस पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और जबकि लेंथ तो हमारे पास में कितनी है, ये एल है। ऐसे ही हमने एक चीज और देखी थी सर्वे में, वो देखा था क्रॉस सेक्शन और रेल सेक्शन। आरएल निकाले थे? हेलो, रिड्यूस लेवल निकाले थे ना अपन ने। तो वहां पर क्रॉस सेक्शन और रेल सेक्शन के बारे में बात करी थी। तो यहां पर अगर मान लीजिए 3-3 मीटर के क्रॉस सेक्शंस लिए हमने, है ना, ये यहां पर एक, यहां पर लिया, फिर यहां पर लिया, फिर यहां पे लिया, यहां पर ये 2 पॉइंट पे लिया, यहां पर भी लिया। ठीक है, अब हमें ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ए सेक्शन मान लिया हमने। इस ए सेक्शन का क्रॉस सेक्शन देखें हम तो मुझे ऐसा मिला। ठीक है, और ये जो क्रॉस सेक्शन मुझे मिला मैंने इसको ऐसा बना दिया। अब मुझे इस
इस पूरा जो है इसका एरिया चाहिए, कैसे मिलेगा? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और हर एक पार्ट्स को नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यस सर। और जितने भी इस पार्ट को मैंने जब डिवाइड किया तो यहां पर मेरे पास में एक इसकी बाउंड्री आई, ये आपने देखा होगा बाउंड्री है। यस सर। ये पहला वाला पार्ट जो है वो कौन सी बाउंड्री, 0 और 1 पे। दूसरा वाला पार्ट जो है वो 1 और 2 पे। यस सर। तीसरा वाला पार्ट 2 और 3 पे। तो इसकी बाउंड्री ये वाली हो गई, ठीक है। यस सर। तो ये बाउंड्री कंडीशन है। और एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास में, 1 to 10। और हम जब 1 + 2 + 3 + 4 अप टू द 10 इज इक्वल टू टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास में। तो अगर हमने ये देखा तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरे को एक इक्वेशंस में डाल रहे हैं और इस इक्वेशंस को पूरे वैल्यू को यहां से यहां तक 0 से लेके अप टू द 10 तक पूरी वैल्यू को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास में किसी एक पर्टिकुलर एरिया का सॉल्यूशन आ जाता है कि इस एरिया की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम दो मेथड का यूज करते थे। कौन कौन सी मेथड यूज करते थे हम यूज करते थे मिड ऑर्डिनेट रूल्स। आपने पढ़ा हो कभी तो, ऐसे 0 O0 O1 O2 ऐसे रूल्स पढ़ा होगा आपने, O2 O3 ON, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये किस तरीके से करते हैं, पर ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि मतलब अपने को समझ में नहीं आए ऐसा। तो सिंपल सा है कि हमने इसको यहाँ पर A और B पार्ट्स को, जो हमारे पास में पूरा जो A और B जो डिस्टेंस दे रखी है, हमने उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और इसके जो गैप है, देखिए यहाँ पर जो बीच की गैप है उसकी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो मतलब ये क्या है कि पूरी बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास में, ठीक है। एक तो ऑर्डिनेट भी हमारे पास में है कि हमारा ऑर्डिनेट कितना है, दूसरा हमारे पास में डिस्टेंस भी है हमारे पास में। तो यहाँ पर देखें हम कि x0 से लेके x4 xn-4 से लेके तो n तक xn तक, और यहाँ पर इस अप साइड में अपन इसको ऑर्डिनेंस देखें तो कितना है y0 y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है ये dy/dx का। तो yi + 1 माइनस yi - 1 डिवाइड बाई 2h, और फिर इसी का डिफरेंशिएशन कर दिया और d² y/dx² कर दिया। तो yi - 1 माइनस 2yi + yi + 1 डिवाइड h² हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसका डेरिवेशन अपन देखेंगे कि ये कैसे किया, कहाँ से आया, है ना। और फिर इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में यही सारी चीज़ें हैं, ये सारे डिसएडवांटेज एडवांटेज वगैरह हैं, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट समझ में आया ना। यस सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।